हुआ है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मनमोहन सिंह के इंतकाल के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वो एक माहिर इकोनॉमिक्स थे। उनके इंतकाल से हिंदुस्तान ने एक अजीम बेटा खोया है। उधर पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने भी उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। महबूब मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि वो सबसे नर्म मिजाज के लोगों में से एक थे। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमन को फरोग देने और जम्मू कश्मीर में तरक्की के एक नए दौर का आगाज करने के लिए कड़ी मेहनत की है। इसके अलावा डीपीएपी सदर गुलाम नबी आजाद ने भी मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस स्पोक पर्सन जगदीप सिंह जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है जगदीप सिंह जी आपका। जिस तरह से देख रहे हैं कि मुल्क में लगातार शोक की लहर बनी हुई है और एक बड़ा नुकसान इस वक्त मुल्क को हुआ है, जो पूर्व वजीर आजम भी रह चुके हैं और पूरा जो है उन्होंने खिदमात मुल्क के लिए की है, बेहतर कारकर्दगी उन्होंने की है। साथ ही साथ सभी लीडरान की तरफ से रद्द अमल सामने आ रहे हैं और ऐसी शख्सियात को है जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। तमाम जो लीडरान हैं उनसे उनके अच्छे रिलेशन रहे हैं और एक नर्म लहजा उनका हमेशा से देखने को मिला है। किस तरह से आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में गम का माहौल इस समय बना हुआ है? आदाब मोहतरमा, कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक नाम नहीं, एक शख्सियत नहीं, एक समय काल है। इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में बतौर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद मनमोहन सिंह जी वो शख्सियत है जिन्हें किसी भूमिका की जरूरत नहीं। और जैसा कि स्वाभाविक है, अब तमाम तरह के मीडिया हाउसेस उनकी जीवनी से जुड़े वाकयात जो हैं वो नशर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं आपसे आज कुछ वो बातें करूंगा जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल। सबसे पहली बात कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो शख्सियत रखते थे वो बड़ी विनम्र और बड़ी शालीन शख्सियत थी जी। और जिस दौर में उन्होंने अपने कंधों पर इस देश को संभाला, मैं थोड़ा सा आपको उसके पीछे की कहानी बताना चाहता हूं। साल था 1991 जी। 66,000 किलो सोना इस मुल्क को गिरवी रखना पड़ा उस भुगतान को संतुलित करने के लिए, ताकि जो हमारे शॉर्ट टर्म लोन है वो बैलेंस्ड हो जाए। आप इसे ऐसे समझिए कि आज की तारीख में कोई व्यक्ति अगर बैंक में जाता है तो उसका सिंबल देखा जाता है, तो वो देश के सिंबल की बात थी। तब जसवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, चंद्रशेखर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और पर्दे के पीछे जब संयुक्त सचिव वाईबी रेड्डी ने कहा कि अब अगर कोई हमें इस आर्थिक परिस्थिति जो इतनी विकट बन चुकी है उससे कोई उबार सकता है तो डॉक्टर सिंह है, तो 20 मीट्रिक सोना, और आप यकीन कीजिए जो तस्करों से पकड़ा गया सोना था वो लेकर हम गए। स्विस का एक बैंक है यूबीएस, उसमें हमने गिरवी रखा और $20 मिलियन जो है वो हमें हासिल हुए। उसके बाद आप देखिए लाइसेंस प्रथा की बात हो, देश में एकाएक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए दिए गए प्रावधानों की बात हो, विपक्ष के साथ रिश्तों की बात हो, मीडिया के साथ उनके तारुफ की बात हो, आलोचनाओं को सहने का जिक्र हो,
उनके सचिव रहे बड़ू साहब ने किताब लिखी जिस पर फिल्म बनी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसमें उनके जिंदगी के कुछ पहलू नजर आते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की नजर से। लेकिन जब आप उन्हें एक देश की नजर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि डॉक्टर सिंह जो है वो किस किरदार के मालिक थे, और आज उनके जाने से इस देश को कितना नुकसान हुआ है, इसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। जगदीप सिंह जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो बेहतर और बेमिसाल इकोनॉमिक्स रहे हैं, सक्सेसफुल इकोनॉमिक्स रहे हैं, जिसका पूरी भागीदारी उन्होंने मुल्क में दी है और मुल्क को बेहतर बनाने की जो कोशिश है उनकी तरफ से लगातार की गई है। लगातार उन्हें पार्लियामेंट के सेशन में भी देखा गया है। जब उनकी तबीयत खराब थी तब भी वो पार्लियामेंट में हुआ करते थे। लेकिन ऐसे में जिस तरह से अब उनकी अगर बात की जाए, उन जैसी शख्सियत दोबारा नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी हम आज खास उन्हीं को लेकर बात करेंगे, किस तरह उनकी तरह बना जा सकता है और क्या कुछ आज की पीढ़ी को उनसे सीखने की जरूरत है। तमाम जो लीडरान है, क्योंकि वो बेदाग सियासी लीडर के तौर पर भी जाने जाते हैं। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कल एक हादसा, एक घटना, एक बड़ा शर्मनाक वाकया हुआ, और ये वो वक्त था जब डॉक्टर सिंह इस फानी दुनिया को अलविदा कहने वाले थे। जब गांधी जी के एक भजन पर ईश्वर और अल्लाह के नाम पर जब बात आई तो कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति जता दी। तो मैं समझता हूं, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज सोशल मीडिया के इस दौर में मुझे पता है ये बात, वो एम्स में थे और ये खबर उन तक भी पहुंची। तो इस देश ने उनको जाते वक्त क्या दिया वो तो आपके सामने है, लेकिन वो देश को क्या देकर गए मैं वो आपको फिर से बताना चाहूंगा। देखिए, एक चीज जो सबसे बड़ी है, जब उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस जमाने के मीडिया की बात बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद इस बिरादरी से हूं, तो इस लिहाज से भी मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपको बताऊं कि वो ऐसे प्रधानमंत्री थे कि उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 100 के करीब सवाल उनको शूट किए गए और 63 सवालों का उन्होंने जवाब दिया। और जानते हैं अंत में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ये मानता हूं कि देश का समकालीन मीडिया मेरे प्रति उदार होगा। तो ये जो शालीनता है उनके व्यक्तित्व में, मैं एक और उदाहरण बताऊंगा आपको यहाँ पे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आप काबिलियत ने ना वो सोना बल्कि कर्जों से भी मुल्क को खुशी दिलाई। मुल्क के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की कितनी एक नजरिया जो अलग दूर अंदेशी थी, जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करेंगे, यहाँ की मायशत को एक अलग मकाम खड़ा कर दिया और यहाँ की जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कभी रही है उसमें भी एक कलीदी रोल रहा है। शायद वो दौर दोबारा वापस नहीं आएगा जो उनके वक्त डायलॉग प्रोसेस भी हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे मैं ये भी कहूँगा कि हमारे भाई पंडित भाई जो यहाँ से गए थे और किसी ने भी कोई बड़ा कदम उठाया उनको वापस लाने का, उनकी मुश्किलात को जम्मू में दूर करने का, वो मनमोहन सिंह की हुकूमत में उन्होंने किया। करीबन 3000 से ज़्यादा शायद उनके बच्चों को यहाँ नौकरी दी कि वो घर आ सके। उनके लिए जगती जैसा एक कॉलोनी खड़ी थी जहाँ वो आराम से रह सकेंगे जब तक वापस आ सके। उनकी बहुत सी बातें हैं। मैं तो समझता हूँ इकबाल का शेर बहुत सही है, निगाह बुलंद नजर परसोस है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और वही जो काम करते हैं उन्हीं के बारे में क्रिटिसिज्म होता है। और अल्लाह से मांगता हूँ कि उनके घर वालों को, उनकी बेगम को, उनके बच्चों को शांति दे कि वो दुख बर्दाश्त कर सके और कभी ये न भूलें कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ इस वतन के लिए दी हैं वो रायगा नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप उनके साथ फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, उनकी सरकार में मंत्री भी थे। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा एनेक्डोट जो आपके जहन और दिल के सबसे करीब हो, जो उसको आप हमेशा याद रखेंगे जब भी मनमोहन सिंह का नाम? मैं समझता हूँ कि ये वक्त नहीं है कि मैं ऐसी बात कहूँ। फिर मौके आएंगे जब मैं आपसे बात करूँगा। आज तो इसी पर छोड़ दीजिए। क्या आपको लगता है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उनके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी मशवरा से कम नहीं है? ठीक है जगदीप जी, आप कोई वाकया शेयर कर रहे थे।
मैं बिल्कुल वही बताने की कोशिश कर रहा था कि एक तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से एक बात रखी है और वो सच है, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन मैं ये बता रहा था कि आलोचनाओं को कितनी सकारात्मकता के साथ वो लेते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। और विपक्षी नेताओं से जो सामंजस्य वो स्थापित करने में महारत रखते थे, वो भी बहुत कम नेताओं को थी। मसलन वो दोनों तरफ के नेताओं के बड़े प्रिय रहे हैं और इसके पीछे उनका व्यक्तित्व एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर आप उनके जीवन की उपलब्धियां बतौर प्रधानमंत्री, बतौर एक प्राध्यापक, बतौर आरबीआई गवर्नर, बतौर राज्यसभा सदस्य, आप कहीं पर भी उनके जीवन के किसी भी पन्ने पे हाथ डाल के देख लें, आपको वहां कुछ ऐसा मिलेगा जो फक्र के काबिल होगा, नाज के काबिल होगा। एक आलोचना उनकी अक्सर होती रही है, आज मैं उस पर भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। दरअसल ये जरूर कहा जाता रहा है कि वो बड़े रिजर्व किस्म के व्यक्ति हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं, शांत स्वभाव के। हाँ वो थे, लेकिन एक तकनीकी वजह भी रही, वो ये थी कि उनकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन थी, उनकी उर्दू बड़ी बाकमाल थी। आज भी आप देश की संसद के पुराने भाषण और दिवंगत सुषमा स्वराज के साथ उनका वो जो शेरो शायरी का आदान प्रदान हुआ है, वो आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उर्दू में भी वो बहुत बाकमाल की महारत रखते थे, लेकिन हिंदी में कमजोर थे। तो ये भी एक वजह रही कि उन्होंने बहुत ज्यादा पब्लिकली या अग्रेसिव होकर एड्रेस नहीं किया इस देश को। और जिन कश्मीरी पंडितों का हवाला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, आज दिन नहीं है कि हम किसी तरह की कोई आलोचना सरकार की करें, लेकिन तुलनात्मक ढंग से ये मैं बोल दूंगा कि एक भी कश्मीरी पंडित परिवार को पिछले एक दशक में कश्मीर में स्थापित नहीं किया जा सका, जबकि बाकौल फारूक अब्दुल्ला, आपने सुना, 3000 परिवारों का उन्होंने दोबारा से पुनर्वास किया, उनको सरकारी नौकरियों में भागीदारी के लिए प्रेरित किया ताकि वो वैली लौट सके। जगती जैसे एक अलग तरह की कॉलोनी, एक ट्रांजिशनल कैंप, जहां पर बड़े बेहतरीन किस्म के मकान न केवल जम्मू में दिए बल्कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए जो उन्होंने किया, वो कश्मीरी पंडित समाज भी नहीं भूल पाएगा। तो मुख्तसर और लबोलबाब अगर मैं कहूं डॉक्टर साहब के जीवन का, तो इस देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। और मैं समझता हूं कि आज इस देश को उनके प्रति एक बड़ी उदारता के साथ, बड़े आग्रह के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ नतमस्तक होना चाहिए एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया। जी बिल्कुल जगदीप जी, इसके साथ साथ जिस तरह से आपने भी जिक्र किया तमाम उनके वाकयाओं को लेकर, और ये पूरे ही मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन खासतौर पर कांग्रेस और सिख समाज के लिए ये एक बड़ा नुकसान है जिसको हमेशा ही याद रखा जाएगा। अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने दुख का इजहार किया है और उनकी तरफ से जो एक्स पर पोस्ट किया गया उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने गुरु को खो दिया है। उसके बारे में भी थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी का जो राजनीतिक जीवन है, पिछले एक दशक में आप देखेंगे जितनी परिपक्वता के साथ, जितनी मैं कहूंगा एक बड़ी लीग से परे हटकर जिस तरीके की बड़ी ईमानदाराना राजनीति उन्होंने देश की सड़कों पर की है। और ये बकौल राहुल जी भी आपने सुना कि ये उस गुरु की देन है जिन्हें उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने गुरु को खो दिया। तो जिनका गुरु डॉक्टर साहब जैसा होगा तो उस व्यक्ति का क्या कहना। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है। और सिख समाज की अगर हम बात करें तो देखिए 1984 का जो दौर था उस पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने, गांधी परिवार ने बहुतेरी मर्तबा जो है वो देश से माफी मांगी है, सिख समाज से माफी मांगी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कंपैरेटिवली डॉक्टर साहब को लाकर उस माफी को रिग्रेट किया गया, लेकिन सिख समाज की तरफ से डॉक्टर साहब का एक दशक तक प्रधानमंत्री बनना और सोनिया जी का भी आप देखिए राजनीतिक त्याग, डॉक्टर साहब के प्रति एक भरोसा रखना और डॉक्टर साहब को
प्राइम मिनिस्टर बनाना ये कांग्रेस की परंपरा है। ठीक वैसे ही जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बंगाल से जब उनकी संसदीय सदस्यता खत्म हुई तो महाराष्ट्र से एक सांसद को त्याग पत्र दिलवाकर उनको लाया गया, फिर चेयरमैन बनाया गया उस ड्राफ्टिंग कमेटी का, और वो संविधान के रचयिता बने। तो ये इस पार्टी का भी मैं समझता हूँ एक किरदार रहा है, और डॉक्टर साहब इस पार्टी के एक ऐसे बुलंद सितारे हैं जिनकी चमक हजारों साल तक बनी रहेगी। बिल्कुल। जगदीप जी, ये भी जानना चाहेंगे, अब विरासती या किसी भी तरह से कहें, क्या वो चीजें हैं जो कांग्रेस अपने साथ लेकर हमेशा सियासी तौर पर चलना चाहेगी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए सीखी गई हैं, और उनकी क़यादत में जो चीजें की जा रही थी, जो भी उनकी तरफ से बताया गया, सिखाया गया, उन चीजों को कांग्रेस अपने साथ हमेशा के लिए लेकर चलना चाहेगी? देखिए, पहली तो बात जो उनकी आर्थिक समझ थी, मैं आपको याद दिला दूं कि एक मर्तबा जब देश की परिस्थितियां 90 के दशक में बहुत बेहतर नहीं थी और वो वित्त मंत्री थे, तो एकाएक उनको सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आपको बजट जो है वो बड़े अल्पकाल में तैयार करना है। तो डॉक्टर साहब ने 1 महीने में इस देश का वो बजट तैयार किया था, और ये वही बजट था जिसमें लाइसेंसी जो प्रथा थी उसको उन्होंने समाप्त किया। आज आप देख लें, आज के बजट को देख लें, आज के जो परिदृश्य में वित्त मंत्री का जो रवैया है उसको देख लें, तो मैं समझता हूं कि बतौर वित्त मंत्री और बतौर प्रधानमंत्री यूं तो उनका सारा जीवन जो है वो बाकमाल है, लेकिन आर्थिक जो उनकी समझ थी उसका पूरा लाभ इस देश को मिला है, क्योंकि उनको वो अवसर हासिल हुआ और उन्होंने उस अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए इस देश को उस दौर से बाहर निकाला जहां पर परिस्थितियां, जैसे मैंने पहले बताया, इतनी विकट हो चुकी थी। तब 3,450 रुपए प्रति ग्राम सोना हुआ करता था, और जो देश 20 मीट्रिक टन तक सोना जो है, जिस देश को गिरवी रखना पड़े सिर्फ इसलिए कि वो अपने शॉर्ट टर्म्स लोन को व्यवस्थित कर सके, तो आप समझ सकते हैं कैसी परिस्थितियां होंगी। बावजूद उसके डॉक्टर साहब ने उन विकट परिस्थितियों की आंख में आंख डालकर न केवल उनको हल किया, बल्कि इस देश को उस आर्थिक डिजास्टर के दौर से निकालकर पूरी कामयाबी के साथ बाहर ले आए। ये मैं समझता हूं डॉक्टर साहब के जीवन के वो यादगार लम्हे हैं, यादगार दौर है, वक्त है, जो उनके व्यक्तित्व को हमेशा इस देश की नजरों में बहुत ऊंचा बनाए रखेगा। और अंत में मैं एक और चीज आपको कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से, देखिए वो कितने प्रोफेशनली, कितने एडेप्ट थे, कितने बढ़िया तरीके से वो परिस्थितियों को हैंडल करते थे, वो एक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उनके जीवन की है वो उनकी सादगी है। मैंने आपको पहले भी बताया, जिस प्रधानमंत्री ने एक ही कार पर अपनी जिंदगी का एक दशक निकाल दिया हो, और इसके आगे तो मुझे लगता नहीं कुछ कहने के लिए है। तो मैं समझता हूं आज इस देश को नतमस्तक होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए आप देखेंगी, और उम्मीद करते हैं, ऐसे लगता तो नहीं कि डॉक्टर साहब जैसे लोग जो हैं वो सदियों में कभी, जैसे फारूक साहब ने भी कहा, कभी कभार होते हैं सौभाग्य से, लेकिन डॉक्टर साहब थे, और ये देश उनका हमेशा ऋणी रहे। बेशक। जगदीप जी, आपने भी ऐसा भी जिक्र किया जिस तरह से सादगी भरा जीवन उनका रहा है, और इस बात को खासतौर पर जब भी उनका नाम आता है इस बात को याद किया जा रहा है कि बेहद ही सादगी भरा अंदाज उनका था। ऐसे में किस तरह के उनके विचार थे, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर देखा जाए, लेकिन उन्हें सादगी बेहद पसंद थी, और मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना उनका पहला विचार होता था। देखिए, इसमें ये निर्भर करता है आपकी जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, उस पर बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। उन्होंने विभाजन के उस खौफनाक मंजर को, उस दहशत शुदा दौर को, उस रक्त रंजित काल को देखा था अपनी नंगी आंखों से। और मैं समझता हूं कि जब उनके वालिद उनको एक मर्तबा शुरुआत में, उनके जीवन के शुरुआती दिनों में सरकारी स्कूल भर्ती करवाने के लिए लेकर गए थे, तो तब ना तो उन्होंने सोचा था, ना उनके अध्यापकों ने सोचा होगा कि ये छोटा सा सिख बच्चा एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और वो भी एक दशक तक। तो मैं समझता हूं कि जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, और
जो उन्होंने देश के उस दौर को जिया है जब देश संघर्ष कर रहा था आजादी के बाद या विभाजन के दौर में, वो तमाम अनुभव जो हैं वो उनके जीवन में नजर आते हैं। और यही वो कारण रहा कि डॉक्टर साहब जो है वो जिस भी उत्तरदायित्व के लिए उनके हाथ में कमान दी गई, उन्होंने उसको पूरी ईमानदारी से निभाया। और मेरा ये भी मानना है कि एक बड़े सेकुलर किस्म के व्यक्ति थे, और ये भी एक बड़ी वजह रही कि उनका जो कार्यकाल है वो ठीक है कि 2014 में जब वो अपने मतलब उस दौर में थे जब हम कहें कि कांग्रेस का वो जो दौर था बतौर इस देश के सत्तासीन पार्टी के तौर पर, तब विनोद राय साहब ने जरूर आरोप लगाए थे, जो कैग के उस वक्त निदेशक थे, जिसमें 2G था, 3G था, कोल स्कैम था। लेकिन हकीकत ये है कि वो तमाम आरोप झूठे सिद्ध हुए। कोशिश जरूर हुई उनके कार्यकाल पर काली पोतने की, लेकिन सच इस देश के सामने आ गया, और यही वो बात है जो उनको बहुत बड़ा बनाती। ठीक है जगदीप जी, इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने साबिक पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है और उनकी मौत के लिए मुल्क के लिए बड़ा खरारा करार दिया है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के एलजी ने भी दुख का इजहार किया है। अफसोस का इजहार मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया है, जहां उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर उनकी मौत को गहरा दुख बताया है, साथ ही साथ मुल्क के लिए बड़ा नुकसान बताया है। मुल्क के साबिक पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर मीर वाइस मौलवी उमर फारूक ने भी अफसोस का इजहार किया है। सोशल साइट एक्स पर अपने पैगाम में मीर वाइस ने कहा है कि मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से पीएम रहते हुए और उनसे पहले भी मुलाकात की है और उनसे जम्मू कश्मीर के कई मामलों पर बात की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात के दौरान मैंने सरहद पार से भी ताल्लुक बेहतर करने पर तबादला ख्याल किया है। उनके इंतकाल पर मैं उनके परिवार से हमदर्दी का इजहार करता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। एक तरीके से टीवी आदाब। कश्मीर की खास रवायत शिकारा राइड का इतिहास कश्मीर के शाही दौर से जुड़ा हुआ है। ये रवायती कश्तियां डल झील पर मुसाफिरों को शांत और खूबसूरत मंजर दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पहले राजा रानी और शाही परिवार इन कश्तियों में सवारी करते थे और अब ये कश्मीर आने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम कशिश बन चुकी है। शिकारा राइड से न सिर्फ कश्मीर की कुदरत का लुत्फ लिया जाता है, बल्कि यह कश्मीर की भरपूर सकाफती विरसे की अलामत है। झील के बीच तैरते हुए आप कश्मीर के बोट हाउसेस और पिंडियों का हैरत अंगेज मंजर देख सकते हैं। तो अगर आप कश्मीर जाएं तो इस ऐतिहासिक और रोमांटिक तजुर्बे को जरूर अपनाइए। कश्मीर की खास रवायत शिकारा राइड का इतिहास कश्मीर के शाही दौर से जुड़ा हुआ है। ये रवायती कश्तियां डल झील पर मुसाफिरों को शांत और खूबसूरत मंजर दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पहले राजा रानी और शाही परिवार इन कश्तियों में सवारी करते थे और अब ये कश्मीर आने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम कशिश बन चुकी है। शिकारा राइड से न सिर्फ कश्मीर की कुदरत का लुत्फ लिया जाता है, बल्कि यह कश्मीर की भरपूर सकाफती विरसे की अलामत है। झील के बीच तैरते हुए आप कश्मीर के बोट हाउसेस और पिंडियों का हैरत अंगेज मंजर देख सकते हैं। तो अगर आप कश्मीर जाएं तो इस ऐतिहासिक और रोमांटिक तजुर्बे को जरूर अपनाइए।
कश्मीर की खास रवायत शिकारा राइड का इतिहास कश्मीर के शाही दौर से जुड़ा हुआ है। ये रवायती कश्तियां डल झील पर मुसाफिरों को शांत और खूबसूरत मंजर दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पहले राजा रानी और शाही परिवार इन कश्तियों में सवारी करते थे और अब ये कश्मीर आने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम कशिश बन चुकी है। शिकारा राइड से न सिर्फ कश्मीर की कुदरत का लुत्फ लिया जाता है, बल्कि यह कश्मीर की भरपूर सकाफती विरसे की अलामत है। झील के बीच तैरते हुए आप कश्मीर के बोट हाउसेस और पिंडियों का हैरत अंगेज मंजर देख सकते हैं। तो अगर आप कश्मीर जाएं तो इस ऐतिहासिक और रोमांटिक तजुर्बे को जरूर अपनाइए। कश्मीर की खास रवायत शिकारा राइड का इतिहास कश्मीर के शाही दौर से जुड़ा हुआ है। ये रवायती कश्तियां डल झील पर मुसाफिरों को शांत और खूबसूरत मंजर दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पहले राजा रानी और शाही परिवार इन कश्तियों में सवारी करते थे और अब ये कश्मीर आने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम कशिश बन चुकी है। शिकारा राइड से न सिर्फ कश्मीर की कुदरत का लुत्फ लिया जाता है, बल्कि यह कश्मीर की भरपूर सकाफती विरसे की अलामत है। झील के बीच तैरते हुए आप कश्मीर के बोट हाउसेस और पिंडियों का हैरत अंगेज मंजर देख सकते हैं। तो अगर आप कश्मीर जाएं तो इस ऐतिहासिक और रोमांटिक तजुर्बे को जरूर अपनाइए। कश्मीर की खास रवायत शिकारा राइड का इतिहास कश्मीर के शाही दौर से जुड़ा हुआ है। ये रवायती कश्तियां डल झील पर मुसाफिरों को शांत और खूबसूरत मंजर दिखाने के